अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आना, इसके बाद अब आईनी और कानूनी जो है वो प्रोसीजर क्या होगा? इसका प्रोसीजर का पहला मरहला तो आज तय कर लिया इन्होंने। पहला स्टेप तो ये है कि आपको 20% कम अज़ कम मेंबर्स के साथ, उनके दस्तखतों के साथ एक नोटिस देना होता है तहरीक एतमाद का, और उसके साथ ही आपको इजलास की रिक्विजिशन जमा करानी होती है। ये दोनों काम हो चुके हैं। अब 14 दिन के अंदर स्पीकर को इजलास बुलाना है, और जब वो इजलास बुला लिया जाएगा तो उसके 2 दिन के अंदर, यानी एक क्लियर दिन के वक्फे के बाद, वो एजेंडे के ऊपर होगा तहरीक एतमाद को मूव करने का काम। तो फिर वो तहरीक एतमाद को मूव किया जाएगा, और मूव करने का प्रोसेस ये होता है कि ऐवान से इजाज़त ली जाती है, और उसके बाद फिर अगर इजाज़त मिल जाती है तो मूव कर देते हैं। जब मूव हो जाता है तो फिर स्पीकर कोई वक्त मुकर्रर करता है कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन होगी। जो मूव करने वाले हैं वो भी कोई तकरीर कर लें, वज़ीर आज़म भी चाहें तो वो भी तकरीर कर लें, और ये सब कुछ होगा 7 दिन से पहले पहले, क्योंकि 3 दिन के बाद किसी वक्त भी वोटिंग हो सकती है और 7 दिन से पहले वोटिंग होनी होगी। तो आखिरी मरहला वोटिंग का होगा, और वोटिंग में फिर ये जिसको 172 अगर इस तहरीक के हक़ में वोट आ जाएंगे तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये तहरीक मंजूर हो जाएगी और वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अहमद बिलाल साहब, ये सारा मामला आर्टिकल 95 तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, जैसे आपने फरमाया है। अब देखिए, जो भी होना है, तहरीक एतमाद पेश होनी है ऐवान के अंदर, काउंटिंग होनी है ऐवान के अंदर, तकारीर होंगी ऐवान के अंदर, लेकिन अगर हुकूमत जो है वो इजलास बुलाने में कोई ताख़ीर करती है तो फिर उसके लीगल रिपरकशंस क्या होंगे? देखिए, अगर कोई शख्स आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करना चाहे तो उसके रिपरकशंस वही होते हैं जो कानून शिकन करने वाला कोई भी शख्स उसके खिलाफ होगा। फिर ज़ाहिर है कोई अदालतों के रास्ते खुले हुए हैं और अदालतें उसके बारे में डिग्री जारी कर सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बारे में इतनी वाज़े दस्तूर के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बाद कोई शख्स इसको उसकी खिलाफ वर्जी कर सकता है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है, स्टेक्स बहुत हाई है। आपकी हुकूमत जा रही है, आपको शक पड़ रहा है कि जा रही है, तो आप आखिरी मौके तक कोशिश करेंगे, लेकिन उसका बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे मौके पे अगर आप ये रेजिस्ट करेंगे और कानून तोड़ेंगे तो फौरी तौर पे अदालतें हुक्म जारी कर देंगी, और फिर आपकी सुबकी भी होगी, और फिर आपको ये कानून के मुताबिक आपका फ़ैसला भी होगा। तो अगर हुकूमत ये प्ली लेती है कि OIC वज़राए ख़ारजा इजलास है और उस सिलसिले में आपने देखा कि 7 तक 11 असम्बली सेक्रेटेरिएट को तातील भी दी गई, तो ये प्ली भी नाकाबिल जवाज़ होगी, ये भी कारगर साबित नहीं होगी इस केस में? उससे पहले इजलास कर लें। उस सिलसिले में जो असम्बली के अंदर कोई रेनोवेशन के हवाले से जिसको बंद किया गया, तो क्या उसका कोई ऑल्टरनेट, यानी असम्बली ऐवान के अंदर इजलास ना हो, इजलास के लिए कोई प्लेस और हो, क्या इसकी इजाज़त है? इसी जगह भी हो सकता है। जैसे आपको मालूम है कि पंजाब असम्बली का बजट इजलास वो होटल के अंदर हुआ था। जी, होटल में हुआ, इसलिए कि उस वक्त उसका अभी नई बिल्डिंग तैयार नहीं थी और पुरानी बिल्डिंग में इतनी स्पेस नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ कर लिया था। ये तो स्पीकर की सवाबदीद पे है, लेकिन इजलास बहरहाल 14 दिन के अंदर बुलाना है। उसके लिए आप OIC का उज़्र पेश नहीं कर सकते, और OIC का जो इजलास है वो मेरा ख्याल 1 या 2 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो इसलिए कोई उसकी गुंजाइश नहीं है। और ये बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट का हॉल है, ये बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट के लिए है, ये OIC के इजलास के लिए नहीं है। वो तो उसकी मंजूरी दी गई होगी, अगर दी गई है तो 1 आध दिन के लिए ख़ास हालात में, लेकिन अगर इजलास की ज़रूरत पड़ जाएगी तो प्रायोरिटी पार्लियामेंट को होगी। तो अहमद बिलाल साहब, जो रिक्विजिशन सबमिट कराई गई है उसमें स्पीकर और वज़ीर आज़म के खिलाफ बैक वक्त अदम एतमाद तहरीक से मुतालिक रिक्विजिशन है, तो ये प्रोसेस किस तरह से होगा? क्या इसमें भी पहले स्पीकर फिर वज़ीर आज़म, या दोनों एट द सेम टाइम? ये प्रोसेस क्या होगा कि स्पीकर और वज़ीर आज़म के खिलाफ एट द सेम टाइम ये अदम एतमाद की तहरीक हो? अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है कि स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक एतमाद पेश की गई है, लेकिन अगर की गई है तो कानूनी तौर पे ये मुमकिन है, यानी ये गैर कानूनी बात नहीं है, लेकिन बैक वक्त नहीं होंगी। मेरे ख्याल में पहले स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद का फ़ैसला होगा,
और उसके बाद फिर वो होगा। लेकिन मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो फिर डिप्टी स्पीकर होंगे, और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अगर तहरीक एतमाद होंगे तो फिर वो नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट किसी को भी मुकर्रर कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि सेनेट के इजलास में प्रेसिडेंट साहब ने जब चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपने मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया था। उन्होंने जो फैसला दिया था वो आपको मालूम ही है कि उसके नतीजे में यूसुफ रज़ाक गिलानी साहब के 2 वोट जो थे वो बहुत कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन वो मनसूख हो गए थे और वो इलेक्शन हार गए थे। तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। सब इसमें बज़ाहिर ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी दिखाई देती है ना कि वो क्योंकि खुफिया राय शुमारी से होता है, उसमें जो अगर हुकूमती अरकान असम्बली खिलाफ वोट देना चाह रहे हैं तो स्पीकर के खिलाफ वोट करना बहुत आसान है, और दूसरी तरफ डिफेक्शन क्लॉज का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि ये हिकमत हो उसमें, हो सकता है। बहरहाल ये फैसला उनका है, ये तो मेरा तबसरा है कि इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन उनके जहन में कुछ होगा स्ट्रैटेजी जिसकी बुनियाद पे वो कर रहे हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो हट भी जाएगा तो डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेगा। डिप्टी स्पीकर कहाँ से आएगा? वो भी तो इसी पार्टी का है और वो वही करेगा जो स्पीकर साहब करते हैं। और ऐसा आर्टिकल 63(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो डिफेक्शन क्लॉज से मुतालिक है। इस पर क्या प्रोसेस होगा फिर? ऑब्वियसली अगर फ्लोर क्रॉसिंग होती है या डिफेक्शन क्लॉज लगती है तो क्या वो फैसला भी आपको लगता है कि विद इन द गिवन टाइम फ्रेम हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ डिलेज आएंगे और ऑपोजिशन की जो कामयाबी है और उसके बाद नया वजीर आजम और ऑपोजिशन जो है वो उसको सक्सेस मिल जाएगी? जो मिल सकती है, क्योंकि वो प्रोसेस को 2-1 महीने तो खींच सकता है आसानी से, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के पास उसको फैसला करने के लिए 1 महीना होता है, और उससे पहले जो पार्टी का हेड है वो एक्सप्लेनेशन कॉल करेगा उस मेंबर की जिसके खिलाफ ये कार्रवाई करना मकसूद है। उससे वो अपनी सफाई पेश करेगा, जो कि ज़ाहिर है फिर हेड ऑफ़ द पार्टी उसकी सफाई को कबूल नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद वो रेफरेंस फाइल करेंगे स्पीकर के पास भी और इलेक्शन कमीशन के पास भी, और जब ये रेफरेंस इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच जाएगा तो फिर वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन फिर उसके ऊपर अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेगा, जिसमें 30 दिन तक का वक्त दिया गया है। तो वो भी बुलाएंगे उसको, मेंबर को, उसकी बात सुनेंगे, उसके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम होगी और 30 दिन के अंदर ये फैसला होगा, और उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पे अपील हो सकती है, उसके लिए भी वक्त दिया गया है ग़ालिबन 30 दिन। तो ये टोटल पीरियड को 2-1 महीने तो ये मेरे ख्याल में बड़ी आसानी के साथ गुजर जाएगी। सर लास्टली ये फरमाएगा कि इसका मतलब ये समझा जाए कि 2-3 महीने या 4 महीने से पहले तो नए इंतखाबात को अनाउंस होना, नए वजीर आजम का आके असम्बलियाँ डिसॉल्व करना, फिर ये मुमकिन नहीं है? ये प्रोसेस कंप्लीट करना जो है वो ज़रूरी होगा? नहीं, ये प्रोसेस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होगा। नए वजीर आजम जो ही हल्फ उठाएंगे वो उससे अगले दिन असम्बली डिसॉल्व कर सकते हैं। तो उस पे ऊपर तो 2-3 महीने का इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अलग से प्रोसेस है जो चलता रहेगा, लेकिन अगर असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी तो ज़ाहिर है ये प्रोसेस बेमानी हो जाएगा। फिर तो किसी की सबकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, तो फिर किसी को डिस्क्वालीफाई क्या करना है? ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन तो सिर्फ इसी हाउस के टर्म के लिए होती है, अगली दफ़ा तो होगी नहीं। तो इसलिए वो इलेक्शन फौरी तौर पे हो सकते हैं। ज़ाहिर है उसके लिए 90 डेज़ का टाइम होता है। जब वो असम्बली डिसॉल्व करेंगे तो इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन कराएगा, वो हो सकते हैं। ठीक, यानी ये जिन पर ये डिफेक्शन क्लॉज लागू होगी वो नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर अपीयर हो सकेंगे आसानी से? जी बिल्कुल, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन इस टर्म के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई प्रॉपर तरीके से और इलेक्शन कमीशन ने उनको गिल्टी पाया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त।